Hello, everyone, and welcome back to Eco English Show only on Khan Global Studies YouTube channel for bank exam. I'm your English mentor Vishal Vats, and I welcome my guest, the current affair expert Yadvain sir. With big round of applause. Yadvain sir, please welcome. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच एन ऑस्पिशियस ऑनर। और दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग जो है आज आपके सामने जो सेशन लेके आए हैं, पिछली बार का आपका जो रिस्पॉन्स है मैं बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया, मज़ा आया। और अब जो है इस बार हम हैं, लेकिन हमारे साथ कौन नहीं है आज? हाँ, आज हमें बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे बीच नहीं रहे सुकेश सर, मतलब सिर्फ आज के लिए। हाँ, वो देहरादून गए हुए हैं क्लासेस लेने, तो आज दोनों रोल आप प्ले करेंगे सर। तो कैसा लग रहा है, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई? बिल्कुल, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सुकेश सर बहुत अच्छे से जो है उसे फुलफिल करते हैं और उनके लेवल का जो है एक्सप्लेनेशन और बच्चों को जो है सेटिस्फाई करना उस मामले में, तो ये अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे मज़ा भी आएगा, बहुत सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए करते हैं दोस्तों शुरुआत। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये सर 13 मार्च को ये आर्टिकल आया था। अच्छा, आई थिंक 13 को, या पता नहीं एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है, बट मार्च में ही आया था, इस वीक में। तो ये आर्टिकल था ट्रेड डेफिसिट के ऊपर। तो अब ट्रेड डेफिसिट मुझे वर्ड दिख गया, पहले ही वर्ड दिख गया मुझे, ट्रेड डेफिसिट भाई, है ना। तो जब बात होती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर, है ना। फिस्कल डेफिसिट में भी कंफ्यूज होते हैं, ट्रेड डेफिसिट में भी कंफ्यूज होते हैं, है ना, और करंट अकाउंट डेफिसिट में भी कंफ्यूज होते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, है ना। तो जब फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो मतलब ये है कि बात सरकार के खजाने की हो रही है। ओके, whenever we are talking about fiscal deficit, मतलब सरकार के खजाने में पैसा कम पड़ रहा है और सरकार को अपना काम करने के लिए वो पैसा उधार लेना पड़ेगा। लेकिन जब इवन फिस्कल वर्ड का मीनिंग जो है इंग्लिश में, वो भी यही होता है कि इट इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, उसके बाद फिर जब हम बात करें कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसे कैड बोलते हैं, CAD कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट। जब करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहां पर गुड्स और सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हिसाब लगाया जा रहा है, और उनमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा अगर हो जाता है, आयात ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। लेकिन अब ये कैसे अलग है ट्रेड डेफिसिट से? तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड डेफिसिट, वी विल टॉक अबाउट ओनली गुड्स, नॉट सर्विसेज। ओके, ये बहुत बहुत मैं कहूँगा कि माइनर थिक लाइन है इनके मीनिंग्स में, कि ट्रेड डेफिसिट सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करता है, और जबकि फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज, या मैंने उल्टा बोल दिया, और फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का है, करंट अकाउंट जो है वो दोनों को इंक्लूड करता है। वाओ, दैट्स अ ग्रेट डेफिनेशन, और कितनी क्लैरिटी हो गई है फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट पे। दैट्स अमेजिंग जॉब सर। तो चलिए विदाउट डिलेइंग आगे बढ़ते हैं, तो आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारा जो आर्टिकल था ये रहा, इससे स्टार्ट करता हूं सर। पहला जो पैराग्राफ है वो बता रहे हैं यहाँ पर कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में डिक्लाइन आया है। ठीक है। तो और इससे वो कहता है कि हमारा डेफिसिट भी श्रिंक हुआ है, लेकिन वो कह रहा है ये फिर भी अच्छा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। हालांकि आर्टिकल में हमने समझाने की कोशिश करी थी, बट इस पे टेक्निकल एस्पेक्ट क्या लगेगा? जब सेशन शुरू हुआ तभी मैंने आपको बताया कि भाई डेफिसिट क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि कहीं जहां पर हमारा इंपोर्ट जो है वो ज्यादा हो गया। इंपोर्ट का मतलब होता है विदेशों से खरीदना, है ना, और एक्सपोर्ट होता है विदेशों में बेचना। तो जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है, हमारी खरीदारी ज्यादा होती है, और हमने एक्सपोर्ट कम किया है, मतलब कि हमने बेचा कम है और हमारी कमाई जो है वो कम हो गई, तो ये जो है वो घाटा है। सिंपल सी बात है, डेफिसिट है। लेकिन अब जब यहां पर ये बोल रहे हैं कि डेफिसिट कम हुआ है, लेकिन हम फिर भी खुश नहीं है। अब डेफिसिट कम तो हुआ है, लेकिन यहां पर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो भी कम हो गया है। अब जब एक्सपोर्ट कम हुआ है, इसका मतलब हमारी कमाई कम हुई है। तो समहाउ हमारी अगर कमाई, हमारी इनकम जो है वो कम हो गई है, तो हम उसमें तो खुश नहीं होंगे ना। अच्छा, वो डेफिसिट कम क्यों दिखा रहा है? तो उसकी वजह यह है कि भाई इस बार हमने खरीदा भी कम है। समझ रहे हैं भाई? कोई महीने का मंथ ऐसा आता है कि हम खरीदारी नहीं करते, हमारे पास पैसा थोड़ा सा बच जाता है, लेकिन हमने बिजनेस भी तो नहीं किया ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, भले ही वो हमारा घाटा कम दिखा रहा है, लेकिन हमारी इनकम के टर्म्स में ग्रोथ जो है वो नहीं हुई है, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ा है। तो इस वजह से हम यहां पर खुश नहीं है। सर एक लाइन में चाहूंगा आप और थोड़ा क्लैरिटी से समझाएंगे, जब बोलता है कि एक्सपर्ट पार्टली एट्रीब्यूट दिस नैरोइंग डेफिसिट टू अ हाई बेस इफेक्ट
और फिर वो एग्जाम्पल देता है लास्ट ईयर जो कि लीप ईयर था उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। इसको जरा तो हाई बेस इफेक्ट जो वो बोल रहा है ये क्या है, ये थोड़ा टेक्निकली क्लियर कर दीजिए। सिंपल सी बात सर, यहां पर वो ये बोल रहा है नैरोइंग डेफिसिट का मतलब है कि भाई घाटा कम हुआ है ना। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस घाटे कम होने को या नैरोइंग डेफिसिट को जो है वो किस तरह से देख रहा है, तो ये बोल रहा है हाई बेस इफेक्ट की वजह से जो है ये हमें ज्यादा दिख रहा है। सिंपल सी बात है, मैं अगर अपने आप को हेल्दी दिखाना चाहता हूं, मैं अपने आप को फिट दिखाना चाहता हूं, तो मेरे बाजू में मैं 150 किलो का आदमी खड़ा कर दूंगा और बोलूंगा देखो मैं कितना फिट हूं, है ना। लेकिन अगर मेरे सामने विराट कोहली खड़े रहेंगे तो शायद मैं अनफिट नजर आऊंगा। तो सिंपल सी बात यहां पर भी वही है कि पिछले साल जो है वो हमारा ट्रेड ज्यादा था, एक्सपोर्ट जो है और इंपोर्ट दोनों ज्यादा थे, है ना। अब हम उनके कंपैरिजन में इस साल जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए हैं, कम हो गए। क्लियर है। और यहां पर जो डेफिसिट है वो भी कम बता रहा है, घाटा भी जो है वो कम बता रहा है। तो हमने क्योंकि बेस माना है किसको, एक हाई बेस को, है ना। मतलब जो पिछले साल था वो हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा था, है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स जो हैं वो बड़े थे, इस साल जो है ये कम हो गए हैं, है ना। और खासकर की बात करें तो आपका जो एक्सपोर्ट वाला फैक्टर है, राइट, एक्सपोर्ट पिछले साल जो था इस साल थोड़ा कम बढ़ा है, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट है वो पिछले साल हमारा बहुत ज्यादा था, इस बार बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो हमने खरीदारी कम की है, और जब हमने खरीदारी कम की है तो उस वजह से हमारा खर्च तो नहीं बढ़ा है ज्यादा। अब जब हमने खर्च किया नहीं है, अच्छा, लेकिन हमने एक्सपोर्ट उतना ही किया और उससे कम ही किया है। तो कहने का मतलब यह कि हम ये नहीं बोल सकते कि हमने पिछली बार से कमाया कम है और उसके बाद भी हमने खर्च भी कम किया तो हमारा पैसा बच गया। अरे खर्च कम करके पैसा बचाना था तो फिर उसका फायदा ही क्या है, समझ रहे हो आप। मतलब यह कि हमने कमाई ज्यादा नहीं की है, सिर्फ अपना खर्च घटा दिया है, मतलब ग्रोथ नहीं हुई है ना। ओके, वैसे विराट कोहली की जगह आप मेरा भी एग्जांपल दे सकते थे। और तो यहाँ पे फिगर अगर हम देखें सर, तो जो वो हाई बेस इफेक्ट कह रहा है वो आई थिंक इन फिगर्स पे बात कर रहा है कि जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 36.91 बिलियन डॉलर का है, जबकि लास्ट टाइम हमारा जो एक्सपोर्ट था वो हमारा 41.4 था। तो ये जो एक्सपोर्ट में कमी आई है और इंपोर्ट में भी बहुत ड्रास्टिक कमी आई है। अब आप देखो डिफरेंस देखो यहाँ पर, हाँ, ये सिर्फ 4 बिलियन डॉलर या 5, अब आप 4 ही बोलेंगे, राइट, 4 बिलियन डॉलर का यहाँ पर कम हुआ है, जबकि इंपोर्ट में हमने बहुत कमी करी है। मतलब सिंपल सी बात है कि हमने खर्चे घटा लिए, अच्छी बात है। हाँ भाई, हमने फिजूल खर्च नहीं किया, या फिर हमने अपना जो कह सकते हैं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्प्रूव कर लिया है ना। या फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां से हम विदेशों से सामान खरीदते वो हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जैसे कि सोलर प्रोडक्शन हम अपने यहाँ करने लगे, है ना। हम जो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन है हम अपने यहाँ कर रहे हैं, तो हमारा विदेशों से खरीदारी घट रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन चिंता वाली बात ये है कि हमारी जो कमाई पिछले साल ये हुई थी, जो हमने एक्सपोर्ट से कमाई थी, वो भी तो कम हो गई, वो भी तो कम हो गई। मैं खुश तब होता कम से कम 1 बिलियन डॉलर ही ज्यादा हो जाता, 2 बिलियन डॉलर। तो पिछले साल जितना कमाया था मैंने, है ना, वो नहीं कमाया मैंने, उससे कम कमाया है। लेकिन मैं खुश इस वजह से अगर हो जाऊं कि नहीं वो पिछले साल मेरा जो खर्चा हुआ था वो 50 रुपए का था, इस बार मेरा 25 रुपए का हुआ, तो मेरे पास अब वो 25 रुपए बच गए। क्लियर है। और बाकी मैंने कमाया कुछ भी नहीं है। राइट, इट्स लाइक आप अपनी वाइफ को घुमाने तो ले गए, उसने शॉपिंग नहीं करी, तो आपका खर्चा तो नहीं हुआ, लेकिन शॉपिंग पे जाकर अल्टीमेटली आपने दुगना ही खर्चा कर दिया। बिल्कुल। तो आई डोंट नो हाउ डू यू रिलेट, बस मैंने बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी जी की विजिट से जस्ट पहले ही जो अमेरिका है उसने ये अनाउंसमेंट करी थी कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, आई गेस, है ना। रेसिप्रोकल टैरिफ की अनाउंसमेंट, रेसिप्रोकल टैरिफ की अनाउंसमेंट उसने मोदी जी की विजिट से पहले ही कर दी थी। एक बार सर रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में बच्चों से बात कर लेते हैं। हाँ, रेसिप्रोकल अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में उसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब? मेरे ख्याल से रेसिप्रोकल वर्ड जो है वो मैथ्स में ज्यादा यूज करते होंगे बच्चे की 3/4 लिखा है तो उसको 4/3 कर दिया। तो रेसिप्रोकल मतलब गिव एंड टेक जो होता है, इक्वल अमाउंट में या इक्वल नंबर, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। बिल्कुल। तो फ्रेंड, अमेरिका जो है और साथ में अब तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, यही बात हो गई है ना। तो मुझे एक बात साफ नजर आ रही है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया जितना भी टैक्स, इंडिया उन देशों में से है वो जो बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाना, तो इंडिया उन देशों में से आता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर इंडिया टैरिफ लगाता है, जबकि हम इंडियन प्रोडक्ट्स पर उतना टैरिफ नहीं लगाते।
तो अब से हम भी टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि हमें भी तो ट्रेड डेफिसिट होता है ना, व्यापार घाटा अमेरिका को भी होता है हमारी वजह से। क्लियर है? क्योंकि हम तो एंजॉय कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अमेरिका से हमें बहुत ज्यादा घाटा नहीं होता है, होता ही नहीं है। हाँ, अमेरिका को हम बेचते ज्यादा है और अमेरिका से हम खरीदते कम है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और अमेरिका जो है 60% जो है उसका जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो सोर्स है वो हम ही है। तो मतलब हमारी जो चाहे टीसीएस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, ये सब अमेरिका से ही कमा रही है ना। तो अब मुझे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का प्रोफेशनलिज्म नजर आता है। वो बोलते हैं आई रिस्पेक्ट इंडिया, आई हैव वेरी डीप रिलेशन विद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बट मैं ये बोलना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से है। इंडिया को इस बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज मैं कुछ और प्लान नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, जितना आप हमारे लिए सोचेंगे उतना ही हम आपके लिए सोचेंगे। आप जितना टैक्स हम पर लगाओगे हम भी आप पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। और आई थिंक इसमें पहला इनिशिएशन जो हुआ, जो हम सुन रहे हैं, एक फिगर सामने आ रही है कि 25% टैरिफ लगा दिया है। तो ये 25% टैरिफ सर उसने अभी मतलब 25 लगाया है, ये सब प्रोडक्ट पे लगाया है, क्योंकि भारत तो मैंने सुना है 100% तक भी लगाता है। फरारी का मैंने आप लोगों से एग्जांपल सुना था। बिल्कुल। तो ये 25% क्या अमेरिका ने फिक्स कर दिया है? बेसिकली 25% का जो फिगर सुन रहे हैं, और ये जो आप फरारी और 100% की बात कर रहे हैं, तो जो हार्ले डेविडसन बाइक है, फरारी कार है ना, ये जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं अमेरिका के, तो इंडिया जो है इन पर 100% या उससे ज़्यादा भी टैक्स लगाता है। उसकी वजह ये रहती है कि अगर अमेरिका के प्रोडक्ट्स इंडिया में सस्ते मिलने लगेंगे तो सिंपल सी बात है कि अगर सस्ती मिलेगी फरारी तो कौन खरीदेगा सफारी? समझ रहे हैं? टाटा सफारी की वैल्यू, या हमारी जो महिंद्रा की इतनी बड़ी एक्सयूवी है, या अच्छी अच्छी कार्स हैं हमारी, है ना, वो सब तो पानी में चला जाएगा। क्योंकि नो डाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अमेरिका के पास है भाई, हमसे 250 साल पहले वो आज़ाद हो गया था, है ना। तो उसके प्रोडक्ट्स इजीली अगर यहाँ सस्ते अवेलेबल होंगे तो हमारे मार्केट को नुकसान है। तो थोड़ा सा प्रोटेक्शनिज्म तो हमें भी दिखाना होगा ना, जो हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। भाई अपने बाजार को बचाने के लिए हम ये 100% टैक्स लगाते हैं। अमेरिका एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल सही हैं। भाई अमेरिका को उतना खतरा नहीं है, लेकिन हम तो खतरे में भी नहीं, हमें खोने के कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें कमाना है, अपनी इस 150 करोड़ की पॉपुलेशन को पालना है ना। तो इस वजह से हम जो है वो टैक्स लगाते हैं, और वी आर टैक्स बेस्ड इकोनॉमी, हम हमेशा से बोलते भी आए हैं, है ना, कि एक जमाना था कि हम बोलते थे कि भाई हम कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। डेफिनेटली अभी भी है ना, लेकिन कृषि अब उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। क्लियर है? 16, 17, 18% हमारी जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन सर्विसेज ज्यादा कर रही है, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये कुल मिलाकर कि जो अब ये 25% का हम जो फिगर सुन रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ ये स्टील के लिए, समझ रहे हैं, सिर्फ स्टील के लिए जो है, स्टील प्रोडक्ट्स के लिए, स्टील इंपोर्ट के लिए जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि पूरी दुनिया से जो भी देश हैं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे क्या, स्टील, तो अमेरिका उनके इंपोर्ट पर, मतलब अपने देश अमेरिका में स्टील आने पर वो 25% टैक्स लगा रहा है। क्लियर है? क्योंकि सिंपल सी बात है, अमेरिका जो है वो अच्छा खासा स्टील इंपोर्ट करता है। ठीक है? तो अब इंडिया भी स्टील एक्सपोर्टर्स में से एक है, जापान भी स्टील एक्सपोर्टर्स में से एक है, और भी चाइना भी जो है। तो ये सारे देश जो भी अमेरिका को स्टील बेचेंगे उस पर 25% टैक्स जो है वो अब अमेरिका लगाने वाला है। अब बात रही जो रेसिप्रोकल टैक्स है, तो ये 2 अप्रैल से ही हम बता पाएंगे, डिसाइड होगा, क्योंकि अभी भी इंडिया के पास समय है। इंडिया हो सकता है अमेरिका को दोस्ती दिखाते हुए, समझदारी दिखाते हुए अपना टैक्स घटा ले, तो जितना टैक्स हम घटाएंगे अमेरिका भी उतना ही रखेगा, है ना। लेकिन ये है नो डाउट कि इससे हमें, अभी तो फिलहाल हम जो है ट्रेड सरप्लस एंजॉय कर रहे हैं ना, अभी तो अमेरिका से कोई घाटा हो नहीं रहा है। तो फिर आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि हो सकता है कि हमें लॉस होने लगे, क्योंकि हम तो अपना टैक्स घटा ही रहे हैं। अमेरिका फायदा में आएगा, हम जो है वो घाटे में आएंगे। राइट। तो अमेरिका की यही चाल है कि वो फ़ायदे में आ जाए फ़िलहाल। आगे यहाँ पे एक वर्ड मैं सर डिस्कस करना चाहूँगा इंग्लिश का, ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने उस टाइम भी डिस्कस किया था और मैं आज फिर से आपका ध्यान इस वर्ड पर लेकर जाऊँगा, लूमिंग वर्ड जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो आपको मैं बता दूं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है लूमिंग का, वो मिराज की तरह होता है। जैसे जो हीट वेव्स चलती हैं, जब गर्म हवाएं चलती हैं तो रोड पे आपको मिराज दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे पानी पड़ा हुआ हो दूर से। ऐसे ही लूमिंग इफेक्ट होता है जो कोल्ड वेव्स की वजह से होता है, जिसमें समुद्री जहाज जब आप दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो हवा में उड़ रहा हो, तो उसको लूमिंग बोलते हैं। वहाँ पे ऐसा लगता है ऑब्जेक्ट कि वो पानी से ऊपर है, एंड दिस इज ड्यू टू कोल्ड विंड्स, जबकि मिराज हॉट वेव्स की, हीट वेव्स की वजह से होता है, गर्म हवाओं की वजह से होता है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप लूमिंग को देखेंगे तो लूमिंग वर्ड का यूज यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड थ्रेट होता है, जो खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, उसके सेंस में ये यूज होता है।
ठीक है, तो फिगुरेटिवली यहाँ पर आप देख सकते हैं द लूमिंग थ्रेट, है ना, जो खतरा ऊपर हमारे मंडरा रहा है। मंडराने की इंग्लिश होवरिंग होती है, आपने हेलीकॉप्टर के सेंस में सुना होगा। तो लूमिंग थ्रेट जो रेसिप्रोकल टैरिफ का है वो अनसेटल कर रहा है इंडियन एक्सपोर्ट्स को। और यहाँ पर सर एक क्वेश्चन आई थिंक निकल के आया था कि यूएस जो है वो भारत का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो मैंने बच्चों से पूछा था कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, तो बच्चों ने कमेंट में मुझे बताया था कि सिर्फ फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो चाइना है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको कंफर्म करेंगे। प्लस आगे बोला गया था कि टॉप 5, तो मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को बताएं कि कौन से टॉप 5 हैं जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर बात की जा रही है कि हम जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है हमारा कौन है, तो ऑब्वियसली अभी चाइना ही है ना। हम 1/3 अपना जो इंपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में अगर सबसे ज़्यादा हमें ट्रेड डेफिसिट हुआ है तो वो चाइना की वजह से हुआ है। क्योंकि इसमें चाइना की कोई गलती नहीं है, एक्सीलेंस है ना। क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है ना, या ये कह लें कि बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं जो हम चाइना को बेचते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम चाइना से खरीदते हैं। मेड इन ताइवान, बच गए है ना। तो ऐसे जैसे मोबाइल का एग्जांपल दें तो हम तो ये बोलेंगे कि 80% जो है वो चाइना सर मैं घर की कोई भी चीज उठा के देखता हूँ तो उसके पीछे यही लिखा होता है मेड इन चाइना। और कहा ये भी जाता है कि आजकल जैसे आईफोन भी असेंबल्ड हो रहे हैं ना, तो आईफोन के जो पार्ट्स आते हैं, जैसे असेंबल्ड तो अब इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन उसके जो पार्ट्स बनते हैं ना वो चाइना के होते हैं। अच्छा, अमेरिका की भी मजबूरी है क्योंकि जिस कॉस्ट पर अमेरिका वो प्रोडक्ट्स बनाता है, वो पार्ट्स बना रहा है, उससे आधे से आधी कीमत पर चाइना वो पार्ट्स बना के दे देता है। तो इसका क्या कारण है सर? वहाँ की मतलब जो लेबर कॉस्ट है वो सस्ती है, वहाँ लोगों को पैसा कम देते हैं वो लोग, मतलब कैसे कॉस्ट बेसिकली सर आपको बता दूं 1990s के बाद चाइना के ये डेवलपमेंट का दौर जो है वो शुरू हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना ने बहुत एक्सपोनेंशियली जो है उसमें ग्रोथ की है। मतलब वो अपने रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च करता है, उसको दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता है। समझ रहे हैं? मतलब हर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेके जो है हमें वो डिस्कस करना ही होगा कि चाइना में जहां वो सिंगल पार्टी, सिंगल गवर्नमेंट, है ना, सिंगल रिलीजन, ये सारे जो इश्यूज है ना, उस वजह से गवर्नमेंट जो करना चाहती है वो करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, उसमें कोई डिबेट। हालांकि उसके नुकसान बहुत सारे, मानव अधिकारों को लेकर चाइना बहुत पीछे है ना, ह्यूमन राइट्स को लेके चाइना बहुत पीछे। लेकिन डेवलपमेंट के मामले में होता यह है कि भाई एक दिमाग जो है वो जब सबसे ज्यादा लीड कर रहा है और सारे लोगों को चाहे वो जानबूझकर या मजबूरी में उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। और जब आप एक कॉमन गोल को लेकर आगे बढ़ते हैं और विरोध करने वाला जब कोई नहीं होता है तो सब लोगों की ताकत जुड़ती है ना। तो मुझे लगता है कि चाइना में यही हो रहा है। और उसने अपनी ताकत एक ही चीज को बनाया है मेरे ख्याल से, हमारे यहाँ तो कहीं भी एक जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लग रहा है, तो पता चला कि ममता बनर्जी जी हैं, उन्होंने विरोध कर दिया कि सब टाटा का प्लांट यहाँ पर नहीं लगेगा, है ना। इंडिया में ये वाले बहुत सारे इश्यूज होती हैं। राइट, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो एक लाइन यहाँ पर आई थी कि अमेरिका हमारा अभी भी ट्रेड सरप्लस हम अमेरिका से दे, तो इसका मतलब ये है कि हम अमेरिका से प्रॉफिट कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट हम 3% के आसपास का ट्रेड सरप्लस जो है वो अमेरिका से एंजॉय करते हैं, है ना। मतलब ये है कि अमेरिका को जितना सामान हम बेचते हैं उससे कम हम अमेरिका से खरीदते हैं, मतलब अमेरिका हमसे ज्यादा खरीद रहा है। कौन सी चीज है जो हम उसको बेच रहे हैं? मेनली मुझे ऐसे लगता है कि जो हमें लीड देता है अमेरिका के साथ ट्रेडिंग में वो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना। हाँ, 2008 में अगर आपको याद हो, और साथ साथ में अभी लॉकडाउन के टाइम पर भी जब आईटी इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, इंडिया इससे उतना ज्यादा परेशान नहीं हुआ था, है ना। सॉरी, इंडिया ही जो है इतना ज्यादा परेशान हुआ था क्योंकि लीमन ब्रदर्स जो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक था जो 2007-8 में बंद हुआ था, क्लियर है। तो अब जब अमेरिका में मंदी आ गई थी, रिसेशन आ गया था, तो हमारे इंडिया में और कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ सिवाय आईटी इंडस्ट्री के, क्योंकि हमारे आईटी इंडस्ट्री को 60% जो काम देता है वो अमेरिका ही दे रहा है। तो इट्स नॉट गुड्स। वही मैं सोच रहा था हम ऐसा क्या बना रहे हैं जो हम अमेरिका को बेच रहे हैं, है ना। इन्फोसिस, विप्रो, ये अपने 60% सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? अमेरिका के लिए बना रहे हैं। तो ये हमारा एक्सीलेंस भी है, हमारी क्वालिटी है ना, कि भाई पूरी दुनिया छोड़ के अमेरिका अगर हमसे जो है ये सब काम करवा रहे हैं तो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज यहाँ पर आई कि गोल्ड प्राइस बहुत ज्यादा हुआ जिसकी वजह से 62% इंपोर्ट गोल्ड का भारत ने कम हो गया, भारत में कम दिखाई दिया। तो मैं आपसे जनरली पूछना चाहूँगा कि क्या लग रहा है आपको कि गोल्ड प्राइस जो है वो कितना कम जा सकता है?
और आप भी मैरिड हैं तो जानते ही हैं, आप गोल्ड खरीदना ही पड़ता है। तो मुझे बता दो कितना कम भी, और ये कब तक उम्मीद लगा सकते हैं, या ये बढ़ेगा ही? सर देखिए, सिंपल सी बात है, ये सिर्फ हमें थोड़े दिनों का बुलावा देने के लिए होता है कि ये गोल्ड सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है चीज़ों के दाम बढ़ते ही हैं। मतलब आप अगर सिंस इंडिपेंडेंस अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो मैंने ये भी सुना एक टाइम पर मम्मी पापा से कि 4,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, है ना, पर 10 ग्राम जो है, 1 तोला जिसे बोलते हैं, वो 4,000 रुपये भी हुआ था, और उससे पहले और सस्ता भी रहा होगा। तो बीच बीच में फ्लक्चुएशंस आए, सोना सस्ता हुआ, महंगा हुआ, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आज हम क्या देख रहे हैं, 87,000। क्लियर है? तो यहाँ पर एक छुपा हुआ संदेश भी मैंने देना चाहता हूं कि अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो फिलहाल तो गोल्ड का कोई और सब्स्टिट्यूट है नहीं, प्लेटिनम में इंडिया को इतना इंटरेस्ट है नहीं, तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान तो नहीं होगा। अब जैसे आपकी शादी कब हुई थी सर? 2016, है ना, मतलब ये आप मान के चले 9 साल लगभग, है ना, 9 ईयर्स हो चुके। लगता है सर को देख के कि 9 साल हो गए शादी को? ऐसा लगता है बस होने वाली है, प्लानिंग है। तो भाई उस टाइम पे मुझे लगता है सर अप्रॉक्स 30,000 के आसपास होगा गोल्ड, राइट? 30,000, है ना, 30,000। तो अगर आपके घर में शादी में उस टाइम पर जो है 10 तोला सोना आया होगा, है ना, और वो जो है अप्रॉक्स उस समय के रेट के हिसाब से 3 या 4 लाख रुपए का अगर है ना, आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 3 गुना प्रॉफिट में हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आज भी अगर हम सोना खरीद के रख लें इस रेट पर भी, तो 10 साल बाद हमें नुकसान नहीं होगा? नुकसान हो सकता है 3 गुना ना हो, 1 ही गुना प्रॉफिट हो, बट होगा 1.5 गुना हो, है ना, या 50% प्रॉफिट हो, 20% प्रॉफिट हो, लेकिन लॉस तो नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो मतलब ये हमारी वाइफ्स जो हैं वो ये आर्गुमेंट हमारे सामने रख सकती हैं कि नुकसान तो नहीं होगा, तो खरीद लेते हैं। और दूसरी बात, सच में सर ये नुकसान वाली बात नहीं। अगर वाइफ को आप कोई भी गहने दिला रहे हैं तो कम से कम वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो वैल्यू बढ़ेगी। आपने आईफोन दिला दिया, किसी काम का नहीं। आपने कार दिला दी, वो किसी काम की नहीं। आपने कपड़े दिलाए, वो किसी काम के नहीं। लेकिन आप गोल्ड अगर परचेस करवा रहे हो तो ये फिर काम की चीज है। आने वाले टाइम में आपका ही खर्च जो है वो बचेगा। राइट। अच्छा, एक पॉइंट इसमें सर ये आया था कि यूएस ने सैंक्शन लगाया था रशिया पे। तो हमने क्या करा, हमने रशिया से 40% क्रूड ऑयल लेना शुरू कर दिया, जो कि लेस देन 1% था। तो ये क्या हम दोस्ती निभा रहे हैं रशिया के साथ, या इसके पीछे भी कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है इकोनॉमिक्स का? सिंपल सी बात है, पहले जो हम ओपेक कंट्रीज से ऑयल परचेस करते थे, इनफैक्ट हम अमेरिका से भी जो है ऑयल परचेस करते थे। अब जब यहाँ पर नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन ना ले, ऐसा रशिया चाहता है, अभी फिर से उसने बोला है कि भैया देखो, क्योंकि नेटो कंट्रीज का जो है सीधा सा रूल ये है कि हमारे मेंबर पर जो भी हमला करेगा हम मिलकर उसका जवाब देंगे, है ना। अच्छा, यूक्रेन अपने प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए चाहता है उसका मेंबर बनना, नेटो कंट्रीज भी रेडी है उसे बनाने के लिए मेंबर। लेकिन अब रशिया को यह है कि अगर कल से हमारे बीच कोई विवाद हुआ तो फिर वो यूक्रेन और रशिया के बीच की लड़ाई नहीं होगी, वो नेटो वर्सेस रशिया हो जाएगा। तो भाई रशिया अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उसने अटैक कर दिया, दबाव बना रहा है। क्लियर है? अब यहां पर प्रेजेंट कंडीशन में देखा जाए तो ताकतवर रशिया है ना, यूक्रेन को बैकअप मिल रहा है, वो अलग बात है। तो अब यहां पर जितना भी यूरोपियन कंट्री है पूरी, जितने भी G20 देश हैं, है ना, वो और या ये कह लें वो हमसे ये उम्मीद कर रहे थे कि हम जो रशिया से दोस्ती निभाते हैं या हम रशिया के दोस्त हैं, तो कम से कम हम इतना तो करें कि रशिया को दबाव में लाने के लिए हम रशिया से ऑयल ना खरीदें। राइट। रशिया से बोलेंगे भैया युद्ध रोको, है ना, तो युद्ध रोकने का हमने बोला है। लेकिन अब मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, जो पहले डिप्लोमेट भी रह चुके हैं अमेरिका में। उनसे अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि सर आप लोग जो ये क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं और इससे अमेरिका को कमाई भी बहुत हो रही है, आपको पता है इंडिया अपना 60% क्रूड ऑयल इस समय रशिया से खरीद रहा है, ठीक है। हाँ, तो उनका कहना था, एस जयशंकर से पत्रकार ने बोला कि भाई आप ये जो परचेस कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये यूक्रेन रशिया वॉर को स्पॉन्सर कर रहा है, आप रशिया की तरफ से पैसा लगा रहा है युद्ध पर, ये सीधा सीधा है। तो वहां पर फिर काउंटर देखिए, जवाब देने का एक कहते हैं ना कि उसको क्या बोलते हैं, क्विक रिस्पॉन्स, जो कितना बढ़िया था। वहां एस जयशंकर ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इंडिया क्रूड ऑयल खरीद रहा है रशिया से तो वो वॉर को स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन जब पूरी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो रशिया से नेचुरल गैस खरीद रही हैं, अपनी जरूरत का 40% नेचुरल गैस ये 50 देश खरीद रहे हैं, वो रशिया से खरीद रहे हैं, वो कैसे नहीं वॉर को स्पॉन्सर कर रहे हैं? अगर आप इतना ही विरोध कर रहे हैं तो नेचुरल गैस खरीदना बंद कर दीजिए। ओके, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि भारत को 2 फायदे हुए। पहला तो ये कि रशिया जो है वो हमारा दोस्त है और उसने 1971 के टाइम से हमारा साथ दिया। है। क्लियर है? एक तो बात ये होगी।
अब दूसरी बात ये कि हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि अब जब हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं तो वो जो है वो काफी हद तक सस्ता है। रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो काफी हद तक सस्ता है। रशिया क्यों सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा है? तो उसकी वजह यह है कि भैया अभी उसको वॉर के लिए और अपनी इकोनॉमी को बैलेंस बनाए रखने के लिए पैसे की जरूरत है। तो हम दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, अगर आप देखें तो हम लोग लगभग 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ लोग हैं, है ना। अच्छा खासा ऑयल कंजम्पशन हमारा होता है, तो अगर हम उसके कंज्यूमर हैं और 60% ऑयल खरीद रहे हैं तो उसको सपोर्ट भी मिलता है। राइट, तो इट मीन्स इसमें इकोनॉमिक्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐड हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि हमारे लिए ये है कि ऑयल हमें सस्ता मिल रहा है। सस्ता मिल रहा है, राइट। सो चलिए, आई थिंक लास्ट पॉइंट मैं इसमें बस ये लेना चाहूँगा कि जो राइटर ने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कि हमें अब जो अमेरिका पे हम डिपेंडेंसी रखते हैं उसको कम कर देना चाहिए और हमें पोटेंशियल ढूंढना चाहिए दूसरी मार्केट में, जिसमें चाइना और यूके का वो नाम दे रहा है। लेकिन चाइना से तो सर हम ऑलरेडी इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, और कितना करेंगे उससे? नहीं, चाइना को हम जो है बेसिकली अपना हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी हम जो है दूसरे प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो हमें ये बोल रहा है कि अगर मनमानी पर कोई उतरा है तो वो अमेरिका उतरा है। राइट, ठीक है। अमेरिका अगर किसी चीज़ को लेकर हमको ब्लैकमेल कर रहा है या हमें जो है वो कह सकते हैं कि कोई रास्ता उसने नहीं छोड़ा है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये 2 ऑप्शंस और अवेलेबल हो जाएंगे ना ट्रेड के मामले में, क्लियर है, तो कहीं ना कहीं हम अमेरिका पर प्रेशर डाल सकते हैं। अमेरिका सबसे बड़ा फायदा तो इसी बात का उठाता है ना कि चाइना से हमारी बनती नहीं है। आज जैसे रशिया से हमारी बनती है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है ना। रशिया का भी फायदा हो रहा है, हमारा भी फायदा हो रहा है ना। लेकिन चाइना से हमारी नहीं बनती, और उसके कारण जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। अब ये जियोपॉलिटिक्स में मैं एक बात बोलता हूँ, आप जस्ट इफ यू कैन इमेजिन कि इंडिया, रशिया, चाइना, जापान, 4 बड़ी महाशक्ति मान सकते हैं आप इनको। इंडिया भी अब महाशक्ति से कम नहीं। अगर ये चारों अगर मिल जाए, ये एशिया में ही है, एशिया में ही है, कहाँ अमेरिका लगता है? राइट। वो डिवाइड एंड रूल का फायदा उठा रहा है। हाँ, बस सिंपल सी बात। तो सर आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अमेजिंग डिस्कशन एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस सेशन। और इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको निकले होंगे। सर आपने कुछ क्वेश्चन यार मुझे दिया था, तो मैं चाहूँगा कि आप उसको बच्चों के साथ डिस्कस कर दें जो कि इसी टॉपिक से निकला है। सो ओवर टू यू नाउ। बिल्कुल, मैं सर वो बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। गेट इट? चलिए ठीक है, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, है ना, वही हम कंटिन्यू करते हैं। और मुझे उम्मीद है आप इसे जो है वो पढ़ पा रहे होंगे, है ना। जो क्या क्या डेटा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल है इंडियाज गुड्स ट्रेड इन फैब 2025 रिकॉर्डेड इट्स स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन नियरली 2 years। मतलब 2 साल में सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है ना। इंडिया के जो है फरवरी में जो गुड्स ट्रेड हुआ है, व्हाट वाज द टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू ड्यूरिंग द पीरियड, है ना। तो अभी हमने जो पढ़ा था उसके हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से, फैब में ये जो हमारा ट्रेड रहा है वो कितना रहा है? 36.9491, है ना। और ये करीब 41 के आसपास जो था पिछले साल फैब में था, क्लियर है। तो यहाँ पर ये 36.91 बिलियन डॉलर जो है ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो फिगर्स से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। विच कंट्री इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद बायलैटरल ट्रेड वर्थ 118.3 बिलियन लास्ट फिस्कल ईयर? तो पिछले फिस्कल ईयर में जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा रहा? तो मुझे वो सर का पॉइंट याद आ रहा है जब वो डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों ने कमेंट में बताया, है ना, डिस्कस किया था उन्होंने क्लास में कि भाई चाइना इज आर लार्जेस्ट पार्टनर, है ना, टॉप हमारा जो है ट्रेडिंग पार्टनर है, और अमेरिका जो है इस मामले में सेकेंड पोजिशन पर है, क्लियर है। अच्छा, अब इसका जो वैल्यू है पिछले साल कितना था? 118, है ना, मतलब कि 118.3 बिलियन डॉलर। अब इससे जुड़ा एक करंट अफेयर में सिचुएशन आपको बता देता हूं। ये तो बात ट्रेड की हो गई। एक टर्म होती है फॉरेन रेमिटेंस, मतलब जब विदेश से कोई पैसा इंडिया में ट्रांसफर होता है ना, कोई ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन रेमिटेंस। हमारे जो इंडियन भाई बहन हैं, एनआरआई हैं, जो विदेश में रहते हैं, वो किसी भी पर्पस से अपने माँ बाप के लिए, है ना, या फिर अपने बच्चों के लिए, या फिर और ज़्यादा किसी पर्पस से इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर सेविंग पर्पस से इंडियन बैंक्स में अगर पैसा रखते हैं और इंडिया को पैसा भेजते हैं तो उसे फॉरेन रेमिटेंस बोला जाता है। और सर आपको बता दूं, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन रेमिटेंस के मामले में इंडिया नंबर 1 है। मतलब दुनिया का कोई भी नागरिक विदेश में रहकर इतना पैसा नहीं भेजता अपने देश जितने इंडियंस भेजते हैं, है ना।
और फॉरेन रेमिटेंस में अभी तक यूएई लीड करता था, यूएई लीड करता था फॉरेन रेमिटेंस के मामले में। लेकिन अभी पिछले हफ्ते जो एक ट्रेंड आया है जिसमें अमेरिका ने यूएई को पीछे छोड़ दिया। मतलब ये कि अमेरिका में रहने वाले इंडियंस या जो अमेरिकन है इंडिया में पैसा सेव कर रहे हैं या यहां पर भेज रहे हैं, तो फॉरेन रेमिटेंस में मतलब ये कि टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन रेमिटेंस फॉर इंडिया इज नाउ यूएस। सर इसका मुझे लग रहा है कारण रेसिप्रोकल टैरिफ भी हो सकता है। वहां जो लोग रह रहे हैं वो सोच रहे हैं ऐसा जल्दी जल्दी पैसा इंडिया भेजो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। What percentage did India gold import decline in February 2025 compared to the same period last year? मतलब ये कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो अभी जो है फैब 2025 में गोल्ड का इंपोर्ट कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया। तो अभी हम लोग जो कारण डिस्कस कर रहे थे कि सर इतना हाई रेट हो गया है ना, और भारत में तो ऐसा परंपरा ही है ना, गोल्ड रेट सबको देखना आता है। न्यूज़पेपर में सबसे पहले आदमी न्यूज़ बाद में देखता है, गोल्ड रेट पहले देखता है। अरे सस्ता हो गया, अरे महंगा हो गया, महंगा हो गया मतलब नहीं लेना है, और सस्ता हो गया मतलब ले लेना है ना। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही है कि ये जो डिक्लाइन हम देख रहे हैं ये 62% का हुआ है, क्योंकि जो सोना 65 या 70 के आसपास था आज 87,000 या 90 अगर पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली लोग वेट एंड वॉच की कंडीशन में कि भैया अगर सस्ता होगा तो खरीदेंगे और नहीं सस्ता होगा तो भी खरीदेंगे, पर कम खरीदेंगे। बाकी इंडियन है तो सोना तो खरीदेगा क्योंकि हर जगह उसे गोल्ड लगना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज बीन diversifying its crude oil import following new US sanctions on Russian oil producers. By mid 2023, what % of India's crude oil import came from Russia? अब देखो सिंपल सी बात, यहां पर वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट, वो भी ओपेक कंट्री से। अब कहां पर? रशिया पर। मतलब रशिया से हम ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि भैया मिड 2023 में हमने अपनी जरूरत का कितना % क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से खरीदा है ना। तो ये जो है वो 10%, 25%, 33 और 40, तो हमने 40% जो है बेसिकली इंपोर्ट। एक क्वेश्चन सर मुझे पूछना है, आप बार बार एक टर्म बोल रहे हैं ओपेक कंट्री, तो मैं चाहूंगा कि बच्चों को एक बार आप डिफाइन कर दें। 1960 में एक ग्रुप बना और अभी उसमें 13 कंट्रीज हैं, है ना, 13 देश हैं। और ये 13 देश जो हैं ये बेसिकली ये तय करते हैं कि दुनिया में कितना ऑयल इनको मिलके प्रोड्यूस करना है, हाँ, कितना ऑयल एक्सपोर्ट करना है, और ऑयल के रेट जो हैं, प्राइजेस जो हैं वो क्या रखना है। ये हाँ, तो ये 13 देश ऐसे हैं जो ऑयल प्रोड्यूसर हैं। तो ये ज्यादातर अरेबियन कंट्रीज हैं, अरेबियन कंट्रीज भी है ना, वेनेजुएला भी है ना। और ये जो सारे इनका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है, मतलब कि यूरोप में है, ऑस्ट्रिया वियना में, यूरोप में जो है बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है ना। ओपेक को अगर बात करें तो OPEC होता है, ओपेक की बात करें तो OPEC होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, established in 1960 and it has headquarter in Vienna. is in UK. Vienna is in Austria. ये ऑस्ट्रिया में है आपका, यूरोप। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, India is currently negotiating a free trade agreement with which country to reduce trade imbalance and boost exports? देखिए यहां पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, FTA। तो जरूरी नहीं है कि फ्री ही हो, कम भी हो सकता है। मतलब जब दो कंट्रीज आपस में नेगोशिएट करती हैं कि हम और आप मिलकर ट्रेड करेंगे तो उसका टैक्स हम या तो कम रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, वो कहलाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उससे क्या होगा, दोनों एंजॉय करेंगे फ्रीडम, कि भाई मैं दिल खोल के जितना हो जाए आपको बेचूं और जितना आप मुझे बेचें। बस फिर बात आ जाती है टैलेंट पर, राइट। भाई जिसका प्रोडक्ट जितना काम का होगा वो बिकेगा, तो वो अच्छी चीज होती है। तो यूके आई थिंक इसमें दिया गया था। हाँ बिल्कुल, इसमें जो है बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के साथ में हम बात कर रहे हैं। यूके इसका सिर्फ बहुत कम बिजनेस है अभी हमारे इनके साथ। ये बात तब से चल रही है जब ऋषि सुनक भाई साहब जो है वो PM थे, तब से ये बात चल रही है। फाइनलाइज होने पर है, लेकिन ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं दुनिया में बैलेंस बनाने के लिए, इस वजह से शायद वो नहीं हो पाता है। तो सर ये 5 क्वेश्चन क्या हम बच्चों के लिए छोड़ दें? बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो हमें कमेंट में रिप्लाई करें। तो ये 5 क्वेश्चन आप हमें कमेंट में बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको ये PDF भी मिल जाएगी,
ठीक है, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं चाहूंगा ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स आप हमें बताएंगे जो उस पैराग्राफ से ही हैं, उस आर्टिकल से ही हैं। तो आर्टिकल और ये दोनों चीज़ें आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगी। हम आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट संडे। देखना ना भूलें। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, द इको इंग्लिश शो, जिसमें हम डिकोड करते हैं इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स को विद आर एक्सपर्ट यादविंद सर, सुकेश सर, और मैं रहता हूं आपके लिए इंग्लिश के कुछ वर्ड डिकोड। ऑन बिहाफ ऑफ माय डियर विशाल सर, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारा ये जो इनिशिएटिव है आपको कैसा लग रहा है, क्या आप इसे एंजॉय करते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो ज़रूर हम उसे इंक्लूड करेंगे। Till then, take care. See ya.